हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तार से पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है और अब हम पढ़ रहे हैं आधुनिक काल को। आधुनिक काल के अंतर्गत हमने हिंदी गद्य के विकास और हिंदी गद्य के प्रवर्तन को पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं प्रकरण 4 के अंतर्गत हिंदी गद्य साहित्य का प्रसार। जैसा कि आप जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये पुस्तक हिंदी साहित्य से तैयारी करने वाले छात्रों के लिए कितना महत्व रखती है। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि समय के अभाव के कारण टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़ पाते हैं। इस पुस्तक की भाषा कुछ क्लिष्ट भी है, इसलिए अधिकतर विद्यार्थी इसको मूल पुस्तक को ना पढ़कर इसके नोट्स वगैरह प्रेफर करते हैं। अगर आप इस पुस्तक के वीडियोस देखकर अपने नोट्स स्वयं बनाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा लाभप्रद होगा और इससे पूरी पुस्तक में क्या है ये आप अच्छी तरह जान पाएंगे और इसमें आपको जो क्लिष्टता है पुस्तक की उसका भी आभास नहीं होगा और आराम से आप अपने नोट्स बना पाएंगे। 20-25 मिनट के इस वीडियो में आप आसानी से इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। कल हमने गद्य साहित्य के प्रसार के अंतर्गत नाटकों को देखा था, जिसमें अनुदित और मौलिक नाटक शामिल थे। इसके बाद हमने उपन्यास में अनुदित उपन्यासों को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं मौलिक उपन्यास। मौलिक उपन्यासों का प्रारंभ कहाँ से हुआ वो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। मौलिक उपन्यास। पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनके उपन्यासों की सर्वसाधारण में धूम हुई काशी के बाबू देवकीनंदन खत्री थे। पहले मौलिक उपन्यास लेखक बाबू देवकीनंदन खत्री थे, जिनके उपन्यासों की जनता में सर्वसाधारण में धूम हुई और जिनके उपन्यासों का प्रचार हुआ। द्वितीय उत्थान काल के पहले ही नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर आदि कई उपन्यास लिख चुके थे। ये द्वितीय उत्थान का आरंभ होने से पहले ही नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर आदि उपन्यास लिख चुके थे। उक्त काल के आरंभ में तो चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति जिनके अयारी के उपन्यासों की चर्चा चारों ओर इतनी फैली कि जो लोग हिंदी की किताबें नहीं पढ़ते थे वे भी इन नामों से परिचित हो गए। उक्त काल में, उस काल में मतलब अर्थात उस काल के जो आरंभ में, उस काल के आरंभ में चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति द्वितीय उत्थान के आरंभ में ही इनके उपन्यासों की चर्चा इतनी फैली, इतने इनके उपन्यास चर्चित हो गए कि जिनको हिंदी नहीं आती थी, कि जो हिंदी की किताबें आदि नहीं पढ़ते थे, उनमें रुचि नहीं रखते थे, वे भी इनके उपन्यासों के नामों से परिचित हो गए। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि इन उपन्यासों का लक्ष्य केवल घटना वैचित्र्य रहा, रस संचार, भाव विभूति या चरित्र चित्रण नहीं। इन उपन्यासों का लक्ष्य क्या था? केवल घटना वैचित्र को दिखाना, घटना की विचित्रता को दिखाना, घटना प्रधान। रस संचार, भाव विभूति या चरित्र चित्रण नहीं। भावनाओं को उकेरना, रस का संचार करना या चरित्र चित्रण को उभारना, किसी एक चरित्र को उभारना इन उपन्यासों का लक्ष्य नहीं था। ये वास्तव में घटना प्रधान कथानक या किस्से हैं। जिस प्रकार इन्होंने ऊपर कहा घटना वैचित्र्य रहा, तो घटना वैचित्र्य उसी उपन्यास में होगा जो घटना प्रधान होगा, जिनमें जीवन के विविध पक्षों के चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं। इसमें जो जीवन के विविध पक्ष हैं उनके चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं। इससे ये साहित्य कोटि में नहीं आते, इसीलिए ये साहित्य कोटि में नहीं आते क्योंकि इनका जीवन के पक्षों से जुड़ाव नहीं है। पर हिंदी साहित्य के इतिहास में बाबू देवकीनंदन का स्मरण इस बात के लिए सदा बना रहेगा कि जितने पाठक उन्होंने उत्पन्न किए उतने और किसी ग्रंथकार ने नहीं। भले ही इनके उपन्यास जीवन से जुड़े हुए न हों, साहित्यिक कोटि में न आते हों, पर बाबू देवकीनंदन खत्री सदैव स्मरण किए जाएंगे इस बात के लिए कि जितने पाठक इनके उपन्यासों ने एकत्र किए, जितनी इनकी पाठक संख्या थी उतनी किसी भी अन्य ग्रंथकार की नहीं थी। चंद्रकांता पढ़ने के लिए न जाने कितने उर्दू जीवी लोगों ने हिंदी सीखी।
चंद्रकांता पढ़ चुकने पर वे चंद्रकांता की किस्म की कोई किताब ढूंढने में परेशान रहते थे। शुरू में चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति पढ़कर न जाने कितने नवयुवक हिंदी के लेखक हो गए। चंद्रकांता यहाँ से कथन रूप में भी पूछा जा सकता है। चंद्रकांता यही वो उपन्यास है, पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। तो चंद्रकांता ही उपन्यास है जिसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। चंद्रकांता पढ़ने के लिए न जाने कितने उर्दू जीवी लोगों ने हिंदी सीखी। चंद्रकांता पढ़ चुकने पर वे चंद्रकांता की, अब ये चंद्रकांता जब पढ़ लेते थे पाठक, तो उनको इतना इंटरेस्ट, इतना रस आता था कि वो इसी प्रकार की कोई दूसरी किताब ढूंढते थे जो नहीं मिलती थी। शुरू में चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति पढ़कर न जाने कितने नवयुवक हिंदी के लेखक हो गए। चंद्रकांता पढ़कर वे हिंदी की और प्रकार की साहित्यिक पुस्तकें भी पढ़ चले और अभ्यास हो जाने पर कुछ लिखने भी लगे। चंद्रकांता पढ़कर उनको इतनी हिंदी साहित्य में रुचि जगी कि वो और साहित्यिक पुस्तकें पढ़ने लगे और अभ्यास हो जाने पर उन्होंने लिखना भी प्रारंभ कर दिया। इससे ये कहा जा सकता है कि चंद्रकांता ने कहीं न कहीं हिंदी को पाठक देने के साथ साथ कुछ लेखक भी दिए, लोगों में लिखने की रुचि भी जगाई। बाबू देवकीनंदन के प्रभाव से तिलस्म और अयारी के उपन्यासों की हिंदी में बहुत दिनों तक भरमार रही। इन्हीं के प्रभाव से तिलस्म और अयारी के जो उपन्यास थे उनकी परंपरा चल पड़ी और बहुत दिनों तक हिंदी साहित्य में इसी प्रकार के उपन्यासों की भरमार रही। और शायद अभी तक यह शौक बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है। अभी तक मतलब जब आचार्य शुक्ल ये पुस्तक लिख रहे थे तब की बात कर रहे हैं। बाबू देवकीनंदन के तिलस्मी रास्ते पर चलने वालों में बाबू हरिकृष्ण जौहर विशेष उल्लेख योग्य हैं और इन्हीं प्रकार के तिलस्मी उपन्यास लिखने वालों में बाबू हरिकृष्ण जौहर विशेष उल्लेखनीय हैं, महत्वपूर्ण लेखक हैं, जो बाबू देवकीनंदन की राह पर चलकर तिलस्मी उपन्यास लिखने के रास्ते में आगे बढ़े। बाबू देवकीनंदन के संबंध में इतना और कह देना जरूरी है कि उन्होंने ऐसी भाषा का व्यवहार किया है जिसे थोड़ी हिंदी और थोड़ी उर्दू पढ़े लोग भी समझ लें। उन्होंने इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है अपने उपन्यासों में कि इसमें थोड़ी हिंदी और थोड़ी उर्दू जो लोग पढ़े हैं वो भी उसको समझ लें। कुछ लोगों का यह समझना कि उन्होंने राजा शिव प्रसाद वाली उस पिछली आम फहम भाषा का बिल्कुल अनुसरण किया जो एकदम उर्दू की ओर झुक गई थी, ठीक नहीं है। कुछ लोग जो समझते हैं कि उर्दू के शब्दों वाली जो हिंदी है जिसका समर्थन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था, उसी भाषा का अनुसरण देवकीनंदन खत्री ने किया है। तो आचार्य शुक्ल कह रहे हैं कि ये बिल्कुल उर्दू की ओर झुकी हुई भाषा नहीं है, तो ये बात सही साबित नहीं होती। तो इन्होंने उर्दू का सहारा लिया है लेकिन इनकी भाषा एकदम उर्दू की ओर झुकी हुई नहीं है। कहना चाहें तो यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने साहित्यिक हिंदी न लिखकर हिंदुस्तानी लिखी। उन्होंने जो साहित्यिक हिंदी थी उसको ना लिखकर हिंदुस्तानी लिखी, ये कह सकते हैं। पर यह कहना गलत है कि शिव प्रसाद वाली भाषा का उन्होंने अनुसरण किया जो केवल इसी प्रकार की हल्की रचनाओं में काम दे सकती थी। हिंदुस्तानी बोली तो कहा जा सकता है जो इसी प्रकार की हल्की रचनाओं में काम दे सकती थी, उसी को प्रयोग में बाबू देवकीनंदन खत्री लाए। उपन्यासों का ढेर लगा देने वाले दूसरे मौलिक उपन्यासकार पंडित किशोरी लाल गोस्वामी, जन्म संवत 1922, मृत्यु 1989 है, जिनकी रचनाएं साहित्य कोट में आती हैं। दूसरे मौलिक उपन्यासकार पंडित किशोरी लाल गोस्वामी हैं, जिनकी रचनाएं साहित्य कोट में आती हैं। पंडित किशोरी लाल गोस्वामी की रचनाओं को आचार्य शुक्ल ने साहित्य की कोट में आने वाली रचनाएं माना है। इनके उपन्यासों में समाज के कुछ सजीव चित्र, वासनाओं के रूप रंग, चित्ताकर्षक वर्णन और थोड़ा बहुत चरित्र चित्रण भी अवश्य पाया जाता है। इनके उपन्यासों में जो किशोरी लाल गोस्वामी जी के उपन्यास हैं, इसमें समाज के सजीव चित्र भी हैं, वासनाओं के रूप रंग, चित्ताकर्षक वर्णन और थोड़ा बहुत चरित्र चित्रण भी हैं। गोस्वामी संस्कृत के अच्छे जानकार, साहित्य के मर्मज्ञ तथा हिंदी के पुराने कवि और लेखक थे।
गोस्वामी संस्कृत के अच्छे जानकार थे, साहित्य के मर्मज्ञ होने के साथ साथ हिंदी के पुराने कवि और लेखक भी थे। संवत 1955 में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उपन्यास मासिक पत्र किसके द्वारा निकाला गया था। तो उपन्यास मासिक पत्र किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा निकाला गया था और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। और द्वितीय उत्थान काल के भीतर इन्होंने 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। अतः साहित्य की दृष्टि से उन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए और इसलिए आचार्य शुक्ल इनको पहला उपन्यासकार कहना चाहिए, ऐसा कहते हैं। इन द्वितीय क्योंकि देवकीनंदन खत्री के उपन्यास साहित्यिक कोटि में नहीं आते, तो पहले उपन्यासकार यही हुए। इस द्वितीय उत्थान काल के भीतर उपन्यासकार इन्हीं को कह सकते हैं और द्वितीय उत्थान काल के भीतर उपन्यासकार इन्हीं को कहा जा सकता है। और लोगों ने भी मौलिक उपन्यास लिखे, पर वे वास्तव में उपन्यासकार न थे। और लोगों ने भी उपन्यास जिन्होंने लिखे हैं, पर उन्हें उपन्यासकार नहीं कह सकते, वे वास्तव में उपन्यासकार नहीं थे। और चीज़ें लिखते लिखते वे उपन्यास की ओर भी जा पड़े, और चीज़ें लिखते थे वे, और उन चीज़ों को लिखते लिखते वे उपन्यास की ओर भी चले गए। उन्होंने 1-2 उपन्यास भी लिख दिए, पर मूलतः उनको उपन्यासकार नहीं कहा जा सकता। पर गोस्वामी जी वहीं घर करके बैठ गए और गोस्वामी जी जो थे वह उपन्यासों में ही घर करके बैठ गए। उन्होंने सिर्फ उपन्यासों की ही रचना की। एक क्षेत्र उन्होंने अपने लिए चुन लिया और उसी राह में रह गए। उन्होंने अपने लिए एक क्षेत्र जो कि उपन्यास का था उसको चुन लिया और उसी में रह गए। ये दूसरी बात है, उनके बहुत से उपन्यासों का प्रभाव नवयुवकों पर बुरा पड़ सकता है। उनके ये दूसरी बात है कि जो उन्होंने जिस प्रकार के उपन्यास लिखे हैं उसमें कुछ उपन्यासों का असर नवयुवकों पर बुरा पड़ सकता है। उनमें उच्च वासनाएं व्यक्त करने वाले दृश्यों की अपेक्षा निम्न कोटि की वासनाएं प्रकाशित करने वाले दृश्य अधिक भी हैं और चटकीले भी। क्यों बुरा असर पड़ सकता है? क्योंकि उनमें उच्च वासनाएं व्यक्त करने वाले दृश्यों की अपेक्षा निम्न कोटि की वासनाएं प्रकाशित करने वाले दृश्य अधिक भी हैं और चटकीले भी। इस बात की शिकायत चपला के संबंध में अधिक हुई थी। इस प्रकार की शिकायत जो मिलती है ये इनके चपला उपन्यास के संबंध में अधिक मिलती है। एक और बात जरा खटकती है, वह है उनका भाषा के साथ मजाक। और दूसरी बात किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों की खटकती है, वह है उनका भाषा के साथ मजाक। कुछ दिन पीछे उन्हें उर्दू लिखने का शौक हुआ। उर्दू भी ऐसी वैसी नहीं, उर्दूए मोहल्ला। इस शौक के कुछ आगे पीछे उन्होंने राजा शिव प्रसाद का जीवन चरित्र लिखा, जो सरस्वती के आरंभ के 3 अंकों में भाग 1 संख्या 2, 3, 4 निकला। इस शौक उनको था उर्दू लिखने का, इसी शौक के कुछ आगे पीछे उन्होंने राजा शिव प्रसाद का जीवन चरित्र लिखा, जो सरस्वती के आरंभ के 3 अंकों में निकला। उर्दू जबान और शेर सखुन की बेढंगी नकल से जो असल में कभी कभी अलग हो जाती है, उनके बहुत से उपन्यासों का साहित्यिक गौरव घट गया है। उर्दू जबान और शेर सखुन की जो उन्होंने नकल की है वो बेढंगी हो गई है, जिससे उनके उपन्यासों का जो साहित्यिक गौरव था वो घट गया है, साहित्यिक महत्व था वो घट गया। गलत या गलत मानी में लाए हुए शब्द भाषा को शिष्टता के दर्जे से गिरा देते हैं। गलत या गलत मायने में प्रयोग किए गए जो शब्द होते हैं वो भाषा को शिष्टता के दर्जे से नीचे गिरा देते हैं, शिष्टता में उनकी कमी ला देते हैं। खैरियत ये हुई कि अपने सब उपन्यासों को आपने यह मंगनी का लिबास नहीं पहनाया। और आचार्य शुक्ल कहते हैं कि ये जो नकल उन्होंने की है उर्दू जबान की, तो ये खैरियत हुई कि अपने सब उपन्यासों में ये मंगनी का लिबास नहीं पहनाया। उर्दू जबान जो उन्होंने ली है और शेर सखून जो नकल की है उसको उन्होंने मंगनी का लिबास बताया है। तो ये मंगनी का लिबास उन्होंने अपने सभी उपन्यासों को नहीं पहनाया है, कुछ ही उपन्यासों में उन्होंने ये प्रयोग किया है। मल्लिका देवी या बंग सरोजनी में संस्कृत प्राय समास बहुला भाषा काम में लाई गई है। मल्लिका देवी या बंग सरोजनी जो उपन्यास है उसमें संस्कृत प्राय समास बहुला भाषा काम में लाई गई है। इन दोनों प्रकार की लिखावटों को देखकर
कोई विदेशी चकपकाकर पूछ सकता है, क्या दोनों हिंदी हैं? ये दोनों प्रकार की जो हैं, एक तो उर्दू मिश्रित कुछ उपन्यासों में जो उन्होंने प्रयोग में लाई है, और दूसरी संस्कृत प्राय समास बहुला भाषा जो उन्होंने मल्लिका देवी या बंग सरोजिनी में प्रयोग की है। अगर दोनों पुस्तकें किसी विदेशी के सामने रख दी जाएं तो वो चकपकाकर यही पूछेगा, क्या दोनों हिंदी हैं? हम यह भी कर सकते हैं, वह भी कर सकते हैं। इस हौसले ने जैसे बहुत से लेखकों को किसी एक विषय पर पूर्ण अधिकार के साथ जमने ना दिया कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वैसा भी लिख सकते हैं, दोनों पर हमारा अधिकार है, मानो यह दिखाने के लिए इस प्रकार के प्रयोग किए गए। इस हौसले ने जैसे बहुत से लेखकों को किसी एक विषय पर पूर्ण अधिकार के साथ जमने ना दिया। जिस प्रकार किशोरीलाल गोस्वामी उपन्यासों पर ही जम गए, तो बहुत से जो लेखक थे उनके अंदर यह भावना थी कि हम यह भी कर सकते हैं, वह भी कर सकते हैं, कि हर विधा पर अपना अधिकार रखते हैं, हम सब कुछ लिख सकते हैं। इस भावना ने लेखकों को एक विषय पर पूर्ण अधिकार के साथ जमने नहीं दिया। वैसे ही कुछ लोगों की भाषा को बहुत कुछ डामाडोल रखा, और उसी प्रकार बहुत लोगों की भाषा को भी डामाडोल कर दिया कि हम इस प्रकार की भाषा भी लिख सकते हैं और इस दूसरे प्रकार की भी लिख सकते हैं। संस्कृत मिश्रित भी लिख सकते हैं, उर्दू मिश्रित भी लिख सकते हैं, हिंदुस्तानी भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रयोगों ने बहुत से लोगों की भाषा को डामाडोल कर दिया। कोई एक टेढ़ा सीधा रास्ता पकड़ने ना दिया, कोई एक टेढ़ा सीधा रास्ता जो उनको मंजिल तक पहुंचा सकता था पकड़ने ना दिया। वो एक रास्ता छोड़ दूसरे पर बराबर चलते ही रहे। गोस्वामी जी के ऐतिहासिक उपन्यासों से भिन्न भिन्न समयों की सामाजिक और राजनीतिक अवस्था का अध्ययन और संस्कृत के स्वरूप का अनुसंधान नहीं सूचित होता। गोस्वामी जी के ऐतिहासिक उपन्यासों से, जो गोस्वामी जी के ऐतिहासिक उपन्यास हैं, उनसे किशोरीलाल गोस्वामी के जो ऐतिहासिक उपन्यास हैं, उनसे भिन्न भिन्न समयों की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन और संस्कृत के स्वरूप का अनुसंधान नहीं सूचित होता। उससे इनका पता नहीं चलता। कहीं कहीं तो काल दोष तुरंत ध्यान में आ जाते हैं। जैसे वहां जहां अकबर के सामने हुक्के या पेचवान रखे जाने की बात कही गई है, अकबर के सामने हुक्के या पेचवान रखे जाने की बात कही गई है, तो इस प्रकार के काल दोष तुरंत समझ में आ जाते हैं। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी के कुछ उपन्यासों के नाम ये हैं: तारा, चपला, तरुण तपस्विनी, रजिया बेगम, लीलावती, राजकुमारी, लवंगलता, हृदयहारिणी, हीराबाई, लखनऊ की कब्र इत्यादि। इस प्रकार ये किशोरीलाल गोस्वामी जी के उपन्यास हैं। प्रसिद्ध कवि और गद्य लेखक पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय ने भी 2 उपन्यास ठेठ हिंदी में लिखे। प्रसिद्ध कवि और जो गद्य लेखक थे अयोध्या सिंह उपाध्याय, इन्होंने भी 2 उपन्यास हिंदी में लिखे। ठेठ हिंदी का ठाठ संवत 1956 और अधिखिला फूल संवत 1964। पर ये दोनों पुस्तकें भाषा के नमूने की दृष्टि से लिखी गई हैं। औपन्यासिक कौशल की दृष्टि से नहीं। इसमें अपना औपन्यासिक कौशल दिखाने के लिए नहीं लिखा है, बल्कि भाषा के नमूने प्रस्तुत करने की दृष्टि से ये लिखी गई हैं। उनकी सबसे पहले लिखी पुस्तक बेनिस का बांका में जैसे भाषा संस्कृतपन की सीमा पर पहुंची हुई थी, वैसे ही इन दोनों में ठेठपन की हद दिखाई देती है। जैसे उनकी जो सबसे पहली पुस्तक थी बेनिस का बांका में भाषा जो थी वो संस्कृतपन की सीमा तक पहुंच गई थी, उसी प्रकार इन दोनों उपन्यासों में ठेठपन की हद दिखाई देती है। अत्यधिक ठेठ भाषा का प्रयोग इन दोनों उपन्यासों में अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने किया है। इन तीनों पुस्तकों को सामने रखने पर पहला ख्याल यही पैदा होता है कि उपाध्याय जी क्लिष्ट संस्कृत प्राय भाषा भी लिख सकते हैं और सरल ठेठ हिंदी भी। दोनों प्रकार के उदाहरण उनकी भाषा के हमें मिल सकते हैं जब ये तीनों पुस्तकों को हम एक साथ रखते हैं। बेनिस का बांका उनकी सबसे पहली लिखी पुस्तक। यहाँ पे भी आप इम्पोर्टेंट समझ लीजिए, क्वेश्चन बन सकता है कि बेनिस का बांका किसकी पुस्तक है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, और ये उनकी सबसे पहले लिखी पुस्तक है। सबसे पहले लिखी पुस्तक कौन सी है? तो बेनिस का बांका।
अधिकतर इसी भाषा वैचित्र पर ख्याल जमकर रह जाता है। जो ये भाषा वैचित्र दिखाया गया है, इसी पर अधिकतर ख्याल जमकर रह जाता है। उपाध्याय जी के साथ पंडित लज्जाराम मेहता का भी स्मरण आता है, जो अखबार नवीसी के बीच बीच में पुरानी हिंदू मर्यादा, हिंदू धर्म और हिंदू पारिवारिक व्यवस्था की सुंदरता और समीचीनता दिखाने के लिए बड़े छोटे उपन्यास भी लिखा करते थे। यहाँ पर जिस प्रकार इनकी तीनों पुस्तकें देखकर इनके भाषा वैचित्र पर ही ख्याल रह जाता है, ध्यान रह जाता है, उसी प्रकार इनके साथ पंडित लज्जाराम मेहता का भी स्मरण आता है, जिन्होंने अखबार नवीसी तो वो करते ही थे, इसके साथ साथ पत्रकारिता के साथ साथ ही उन्होंने हिंदू मर्यादा, हिंदू धर्म और हिंदू पारिवारिक व्यवस्था का चित्रण करने के लिए छोटे बड़े उपन्यास भी लिखे हैं। उनके उपन्यासों में मुख्य ये हैं: धूर्त रसिकलाल संवत 1956, हिंदू गृहस्थ, आदर्श पति 1961, बिगड़े का सुधार 1964 और आदर्श हिंदू 1972। ये दोनों महाशय वास्तव में उपन्यासकार नहीं हैं। इन दोनों महाशय मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और लज्जाराम मेहता, ये दोनों वास्तव में उपन्यासकार नहीं है। उपाध्याय जी कवि हैं और मेहता जी पुराने अखबार नवीस। ना तो ये उपन्यासकार हैं और ना तो मेहता जी। पर उस समय जिस प्रकार लेखक सभी ओर हाथ आजमाते थे, उसी का एक उदाहरण यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने दिया है। काव्य कोट में आने वाले भाव प्रधान उपन्यास, जिनमें भावों या मनोविकारों की प्रगल्भ और वेगवती व्यंजना का लक्ष्य प्रधान हो, चरित्र चित्रण या घटना वैचित्र का लक्ष्य नहीं। काव्य कोटि में आने वाले भाव प्रधान जो उपन्यास हैं, जिनमें भावों या मनोविकारों की प्रगल्भ और वेगवती व्यंजना का लक्ष्य प्रधान हो, जिनमें भावों या मनोविकारों की वेगवती व्यंजना हो, अत्यंत वेग के साथ मुख्यतः उसमें भाव या मनोविकारों की ही व्यंजना हो। चरित्र चित्रण या घटना वैचित्र का लक्ष्य नहीं, उसमें चरित्र चित्रण या घटना वैचित्र को लक्ष्य न किया गया हो। हिंदी में न देख, बंग भाषा में काफी देख बाबू। अब ये इस प्रकार के उपन्यास, हिंदी में न देख परंतु बंग भाषा में काफी देख, इस प्रकार के उपन्यास जो भाव प्रधान हो, घटना वैचित्र प्रधान नहीं, हिंदी में न देखकर और बंग भाषा में इस प्रकार के काफी उपन्यास देखकर बाबू ब्रजनंदन सहाय बीए ने 2 उपन्यास इस ढंग के प्रस्तुत किए। जब बाबू ब्रजनंदन सहाय ने इस प्रकार के उपन्यासों की हिंदी में कमी देखी और यह देखा कि बंग भाषा में इस प्रकार के काफी उपन्यास हैं, उन्होंने इस प्रकार के 2 उपन्यास प्रस्तुत किए अर्थात लिखे। एक सौंदर्योपासक और दूसरा राधाकांत संवत 1969 में जो प्रकाशित हुआ। अब आइए देखते हैं कहानियों को। जिस प्रकार गीत गाना और सुनना मनुष्य के स्वभाव के अंतर्गत है, उसी प्रकार कथा कहानी कहना और सुनना भी। जिस प्रकार गीत गाना और सुनना मनुष्य के स्वभाव के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार कथा कहानी कहना और सुनना भी मनुष्य का स्वभाव है। कहानियों का चलन सभ्य असभ्य सब जातियों में चला आ रहा है। सब जगह उसका समावेश शिष्ट साहित्य के भीतर हुआ। कहानियों का चलन सभ्य असभ्य सब जातियों में चला आ रहा है और उसका शिष्ट साहित्य में समावेश भी हुआ है। घटना प्रधान और मार्मिक, उनके ये 2 स्थूल भेद भी बहुत पुराने हैं। एक घटना प्रधान कहानियां और एक मार्मिक कहानियां, उनके ये 2 स्थूल भेद भी बहुत पुराने हैं। ये 2 भेद उनके पुराने हैं और इनका मिश्रण भी है। घटना प्रधान और मार्मिक दोनों को मिश्रित करके भी कहानियां लिखी गई हैं और अलग अलग भी। बृहत कथा और बैताल पचीसी, सिंहासन बत्तीसी इत्यादि घटना चक्र में रमाने वाली कथाओं की पुरानी पोथियां हैं। ये घटना चक्र प्रधान कहानियां हैं। कादम्बरी, माधवानल, कामकंदला, शीत बसंत इत्यादि वृत्त वैचित्र्यपूर्ण होते हुए भी कथा के मार्मिक स्थलों में रमाने वाले भाव प्रधान आख्यान हैं। अर्थात इसमें वैचित्र्यपूर्ण वृत्त होने के साथ साथ घटना वैचित्र होने के साथ साथ मार्मिक स्थल भी हैं। अर्थात ये इन दोनों का मिश्रण है। इन दोनों कोटियों की कहानियों में एक बड़ा भारी भेद तो यह दिखाई देगा कि प्रथम में इतिवृत्ति का प्रवाह मात्र अपेक्षित होता है।
इन दोनों कोटि की कहानियों में एक बड़ा भारी अंतर ये है कि प्रथम में इतिवृत्त का प्रवाह मात्र अपेक्षित होता है, पर दूसरी कोटि की कहानियों में भिन्न भिन्न स्थितियों का चित्रण या प्रत्यक्षीकरण भी पाया जाता है। इसमें इतिवृत्तात्मक घटना ही प्रधान होती है, इसका घटनाओं का प्रवाह चलता रहता है, पर दूसरी कोटि की कहानियों में भिन्न भिन्न स्थितियों का चित्रण या प्रत्यक्षीकरण भी पाया जाता है। आधुनिक ढंग के उपन्यासों और कहानियों के स्वरूप का विकास इसी भेद के आधार पर क्रमशः हुआ है। आधुनिक ढंग के जो उपन्यास और कहानियां हैं, उनके स्वरूप का विकास इसी भेद के आधार पर क्रमशः हुआ है। उपन्यासों में इतिवृत्ति का प्रवाह होता है, जबकि कहानियों में भिन्न भिन्न स्थितियों का चित्रण। तो उपन्यासों और कहानियों के स्वरूप का विकास क्रमशः इसी प्रकार हुआ है। इस स्वरूप के विकास के लिए कुछ बातें नाटकों की ली गई। इस स्वरूप को विकसित करने के लिए, इसके विकास के लिए कुछ बातें नाटकों की भी ली गई हैं, जैसे कथोपकथन, घटनाओं का विन्यास वैचित्र, बाह्य और आभ्यंतर परिस्थिति का चित्रण। नाटकों से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं? एक कथोपकथन, एक घटनाओं का विन्यास वैचित्र, बाहरी और आभ्यंतर जो परिस्थितियां होती हैं उनका चित्रण तथा उसके अनुरूप भाव व्यंजना। बाह्य और आभ्यंतर परिस्थितियां, उनका चित्रण और उनके अनुरूप भाव व्यंजना। इतिवृत्ति का प्रवाह तो उसका मूल रूप था ही, वह तो बना ही रहेगा। उनमें अंतर इतना ही पड़ा कि पुराने ढंग की कथा कहानियों में कथा का प्रवाह अखंड गति से एक ओर चलता था, जिसमें घटनाएं पूर्वापर क्रम से जुड़ती सीधी चली जाती थीं। इतिवृत्ति का प्रवाह तो था ही, घटनाएं, फैक्ट्स जो होते हैं वो थे ही, उनका प्रवाह तो था ही। उसमें अंतर इतना पड़ा कि जो पुराने ढंग की कथा कहानियां थीं, उसमें कथा का प्रवाह अबाध गति से चलता रहता था। एक के बाद एक घटनाएं क्रमानुसार जुड़ती जाती थी और सीधी चली जाती थी। पर यूरोप में जो नए ढंग के कथानक नॉवेल के नाम से चले और बंग भाषा में आकर उपन्यास कहलाए, मराठी में वे कादम्बरी कहलाने लगे। वे कथा के भीतर की कोई परिस्थिति आरंभ में रखकर चल सकते हैं और उसमें घटनाओं की श्रृंखला लगातार सीधी न जाकर इधर उधर और श्रृंखलाओं से गुम्फित होती चलती है और अंत में जाकर सबका समाहार हो जाता है। यूरोप के उपन्यासों में क्या विशेषता थी? वे घटनाएं सीधी ना चलकर, एक कहानी जो होती है वो सीधी ना चलकर, उसमें कोई जो परिस्थिति होती है वो आरंभ में भी रखकर चल सकते हैं। परिस्थिति को पहले आरंभ में रख दिया, उसमें घटनाओं की श्रृंखला लगातार सीधी नहीं जाती है, इधर उधर की श्रृंखलाओं से गुम्फित होती चलती है। एक अलग घटना है, एक अलग घटना है, एक अलग घटना है और अंत में आकर उन सब घटनाओं का समाहार हो जाता है, उनका एक दूसरे से संबंध दिखा दिया जाता है। इस प्रकार की ये विशेषता यूरोप के कथानक जो थे, नॉवेल जिनको नाम दिया गया और जो बंग भाषा में उपन्यास कहलाए, मराठी में कादम्बरी कहलाए, तो उनकी ये विशेषता रही है। घटनाओं के विन्यास की यह वक्रता या वैचित्र उपन्यासों और आधुनिक कहानियों की वह प्रत्यक्ष विशेषता है। घटनाओं के विन्यास की, घटनाओं को रखने की यह वक्रता या वैचित्र, ये जो सीधा क्रम चल रहा था उसमें वक्रता उत्पन्न करना, ये विचित्रता उत्पन्न करना उपन्यासों और आधुनिक कहानियों की प्रत्यक्ष विशेषता है। ये आधुनिक कहानियों और उपन्यासों की प्रत्यक्ष विशेषता है जो उन्हें पुराने ढंग की कथा कहानियों से अलग करती है। यही विशेषता इनकी उन्हें पुराने ढंग की कहानियों से अलग करती है। पुराने ढंग की कहानियों में कहानी सीधी चलती थी, एक के बाद एक घटनाएं जो घटती जाती थी उन्हीं को दर्शाया जाता था, जबकि यूरोप के प्रभाव में आकर उपन्यासों में जो घटनाएं होती हैं उनकी श्रृंखला सीधी न जाकर इधर उधर की श्रृंखलाओं से गुम्फित होती चलती है। प्रारंभ से श्रृंखलाओं का गुम्फन दिखाया जाता है और अंत में जाकर उनका समाधान प्रस्तुत किया जाता है, उनका एक दूसरे से संबंध स्पष्ट किया जाता है। तो ये विशेषता यूरोप के उपन्यासों की रही, जो धीरे धीरे हिंदी में भी आती गई और यही इनको पुरानी कहानियों से, पुराने उपन्यासों से अलग करती है। फ्रेंड्स, आज यहीं तक। इससे आगे हम कहानियों के विस्तार को पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और ये पूरी सीरीज़ देखना चाहते हैं और
अपना नोट्स वगैरह बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। इसी प्रकार के वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहेंगे।